नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है सभी लोगों का मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है क्लास का वो है भारत में न्यायपालिका। भारत में यदि हम न्यायपालिका को देखते हैं तो ये 3 स्तर पर कार्य करती है। सबसे ऊपर संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, सबसे उच्चतम स्तर पर यह कार्य करता है। उसके बाद उच्च न्यायालय या कह सकते हैं राज्य में न्यायपालिका, और राज्यों में न्यायपालिका के रूप में हाई कोर्ट, और उससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो शक्तियां होती हैं या कार्य होते हैं उनकी हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, और उन दोनों के बाद हम अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेसिफिकली किस पर, किन टॉपिक से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्थापना के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो गठन है वो किन किन लोगों से मिलकर होता है, इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीश या जजों की जो नियुक्ति होती है वो किस प्रकार से होती है, और उनका कार्यकाल या पदावधि कितनी होती है। साथ ही साथ जजों की नियुक्ति की जो प्रणाली है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में, वो एक विशेष प्रणाली कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है। तो आज की क्लास में हम कॉलेजियम प्रणाली के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इन बिंदुओं पर चर्चा तक सीमित रहने वाली है। भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में हम इन सभी बिंदुओं पर आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इन बिंदुओं की तरफ जाने से पहले यदि हम भारतीय न्यायपालिका की प्रकृति की बात करें तो हम देखते हैं कि 3 स्तर पर हमने न्यायपालिका को कार्यरत होना बताया भारत में, लेकिन ये तीनों जो हैं वो एकीकृत रूप से कार्य करते हैं, अर्थात भारत में एकीकृत प्रकार की न्यायपालिका की व्यवस्था है। अब आइए देखते हैं कि ये एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है। तो देखें एकीकृत न्यायपालिका के बारे में। तो एकीकृत न्यायपालिका के बारे में यदि हम बात करें तो एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसा हमने देखा सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और उस राज्यों में कौन कार्य करता है? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी क्या करा जा सकता है? केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून दोनों का ही क्या कराया जा सकता है? पालन करवाया जा सकता है। इसी प्रकार हाई कोर्ट द्वारा भी केंद्र सरकार की विधियों या केंद्र सरकार के कानून और राज्य सरकार के कानून, दोनों कानूनों का क्या कराया जा सकता है? पालन करवाया जा सकता है, उनको लागू करवाया जा सकता है, और दोनों प्रकार की विधियों की ये कोर्ट क्या कर सकते हैं? समीक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम या एकीकृत प्रकार की न्यायपालिका कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो विधियां हैं या कानून हैं उनको लागू करवाने का पावर या शक्ति होती है। अब भारत में जो ये एकीकृत प्रकार की न्यायपालिका की व्यवस्था ली गई थी वो 1934 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे उठाई गई थी, उससे ली गई थी। इसका स्रोत कौन था? भारत शासन अधिनियम जो 1935 में बनाया गया था। अब यदि स्थापना की बात करें तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उसकी जो स्थापना होती है वो 26 जनवरी 1950 को होती है। तथ्यात्मक प्रकार का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना होती है वो होती है 26 जनवरी 1950। प्रकृति की यदि हम बात करें तो भारत की न्यायपालिका की प्रकृति किस प्रकार की है? एकीकृत प्रकार की न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड प्रकार का जुडिशियल सिस्टम है। क्या होता है एकीकृत न्यायपालिका वो हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है उसके संदर्भ में हमारे भारत के संविधान में कहाँ वर्णन दिया गया है। तो संघ की न्यायपालिका का जो वर्णन दिया गया है वो संविधान के भाग 5 में दिया गया है, जबकि राज्यों के लिए जो न्यायपालिका है या राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनका जो वर्णन दिया गया है वो भाग 6 में दिया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय जो हैं उनका वर्णन भी भाग 6 में दिया गया है। अनुच्छेदों की यदि हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय का वर्णन आर्टिकल 124 से लेके 147 तक में दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट के बारे में 214 से लेके 231 तक के आर्टिकल में बताया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनके बारे में आर्टिकल 233 से लेके आर्टिकल 237 में बताया गया है। भाग 5 की यदि हम बात करें जहां सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है तो भाग 5 में कुल भाग 5 की यदि हम बात करें तो यहां हमें 1 2 3 4 और 5 कुल 5 क्या देखने को मिलते हैं?
चैप्टर या अध्याय देखने को मिलते हैं। जो पहला भाग है, पहला जो चैप्टर है, भाग 5 का पहला चैप्टर, भाग 5, ये जो भाग 5 है, इस भाग 5 में हमें 5 क्या मिलते हैं, चैप्टर या अध्याय मिलते हैं। पहले चैप्टर में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जबकि चैप्टर 2 में बताया गया है भारत की जो संसद है उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद यदि भाग 3 की हम बात करें तो भाग 3 में बताया गया है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, जबकि भाग 4 में संघ की न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से यदि हम और अधिक गहराई से देखें तो संघ की जो न्यायपालिका या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के भाग 5 और भाग 5 के भी कौन से अध्याय, अध्याय 4 में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आर्टिकल संबंधित हैं 124 से लेके 147। भाग 5 में CAG, भाग 5 के चैप्टर 5 में किसका वर्णन किया गया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक या CAG के बारे में बताया गया है। अब इसी प्रकार से यदि हम राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करें, हाईकोर्ट की बात करें, जिसका वर्णन भाग 6 में किया गया है, तो इसका भी जो वर्णन किया गया है वो भाग 6 के अध्याय 5 में किया गया है। यहां भाग 5 के कौन से अध्याय में किया गया था, अध्याय 4 में, अध्याय 4 में। तो ये भी इस प्रकार से भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन किया गया है वो कौन से चैप्टर में किया गया है, भाग 5 के कौन से चैप्टर में, भाग 5 के चैप्टर 4 में, जबकि जो हाईकोर्ट का वर्णन है वो भाग 6 के चैप्टर 5 में किया गया है। ठीक है, और अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनका वर्णन भाग 6 में किया गया है, वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान में कहाँ उपबंध हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में किए गए। अब आगे चल के हम बात करते हैं, हमारे प्रमुख बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 124 में स्पष्ट रूप से लिखा है। आर्टिकल 124 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत का क्या होगा, एक उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट होगा। स्पष्ट रूप से ये आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। इसी प्रकार हाईकोर्ट के संदर्भ में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट होगा। प्रत्येक, ध्यान देना, प्रत्येक राज्य के लिए, यानी हर एक राज्य के लिए क्या होगा, एक हाईकोर्ट होगा। ऐसा किसमें लिखा गया था, हमारे मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में लिखा गया था। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें क्या लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन कालांतर में 1956 में जाकर 7वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें यह कह दिया गया कि 2 या अधिक राज्यों के लिए या एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश या एक राज्य और दूसरा राज्य या 2 से अधिक राज्य, 2 या उससे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मिलकर भी क्या हो सकता है, एक हाईकोर्ट। तो मूल संविधान में तो क्या व्यवस्था की गई थी, एक राज्य एक हाईकोर्ट, लेकिन इसको बदल दिया गया कब, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में, कि एक हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो ये तो बात हुई किसकी, स्थापना के बारे में। आगे चलते हैं, स्थापना के बाद देखते हैं गठन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो गठन होता है वो किस प्रकार से होता है। गठन के बारे में हमारे संविधान में बात की गई है और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होगा, सुप्रीम कोर्ट किन से मिलकर बना होगा, एक तो होगा चीफ जस्टिस, जिसे सीजे यहां शॉर्ट में लिखा गया है, चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर क्या बना होगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट बना होगा। ऐसा कहां लिखा गया था, मूल संविधान में। तो मूल संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या या न्यायाधीशों की संख्या बताई गई थी वो कितनी थी, 7। लेकिन आपने देखा है कि समय समय पर इनकी जो संख्या है उसको बढ़ाया गया है और बढ़ाने का अधिकार भी उसी समय संविधान में लिख दिया गया था कि बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसे है, संसद को। तो संसद क्या कर सकती है, नंबर ऑफ जजेस को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो समय समय पर नंबर ऑफ जजेस जो हैं
वो सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाए गए हैं। वर्तमान की यदि हम बात करें तो शायद 31 जो जज हैं वो सैंक्शन है संख्या सुप्रीम कोर्ट में। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ जजेस की हमने बात की कि किसको ये अधिकार दिया गया है कि कौन बढ़ा सकता है, और जब संविधान लागू हुआ तब जजेस की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। हाईकोर्ट के बारे में यदि हम बात करें तो हाईकोर्ट में भी ये व्यवस्था संविधान में की गई है कि हाईकोर्ट का गठन कैसे होगा, एक तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। अब यहां नंबर नहीं बताया गया, आपको ये डिफरेंस देखना है। सुप्रीम कोर्ट में मूल संविधान में संख्या बता दी गई थी कि कितने न्यायाधीशों से मिलकर यह बना होगा, लेकिन वहां संख्या नहीं बताई गई है। हाईकोर्ट के मामले में सिर्फ इतना कहा गया है गठन कैसे होगा, एक तो मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश। अब ये अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी इसको निर्धारित करने का अधिकार कहां किसको दे दिया गया, राष्ट्रपति को दे दिया गया। तो हर हाई कोर्ट में जजेस की जो संख्या होगी वो कितनी होगी ये कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ये बात हुई गठन की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गठन के बारे में। अब हमने जजेस की संख्या पढ़ ली। अब सवाल उठता है कि इन जजेस का जो नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, उसके लिए संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, नंबर 1। नंबर 2, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में यदि जजेस का स्थानांतरण होना, सुप्रीम कोर्ट आपने देखा कि क्या है, पूरे भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां तो स्थानांतरण का प्रश्न नहीं उठता उनके जजेस का, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही रहने हैं। लेकिन हाईकोर्ट के जो जज हैं वो एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में या हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं, या पदोन्नत होकर क्या कर सकते हैं, दूसरे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब उसकी संविधान में क्या व्यवस्था की गई है इसके बारे में यदि हम देखें तो जजेस की नियुक्ति के लिए हमारे संविधान में यह बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस या सीजे या मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे की जाएगी, वो अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित एक अधिपत्र जारी करेगा और उनको क्या करेगा, नियुक्त करेगा। और सेम टू सेम इसी प्रकार की व्यवस्था किसके लिए दी गई है, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए भी दी गई है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उनकी जो नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब ऐसी जब नियुक्ति की जाती है तो क्या किसी से परामर्श राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है, क्या इस बारे में कोई बात हमारे संविधान में लिखी गई है, तो जी हाँ, इस बारे में भी एक बात हमारे संविधान में लिखी गई है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाएगी तब राष्ट्रपति को परामर्श लेना होगा। और किससे परामर्श लेना होगा, इसके बारे में हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि परामर्श किससे लेना पड़ेगा। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, आपको ध्यान देना है, संविधान में लिखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के उन जजों से, उन न्यायाधीशों से परामर्श लेगा राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति इस हेतु आवश्यक समझे। यानी राष्ट्रपति जिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से इसके लिए परामर्श लेना आवश्यक समझे, उनसे ये क्या लेगा, परामर्श लेगा। ये बात हुई किसकी, जजेस में से जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति की। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में क्या कहा गया है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा, सबसे पहली चीज, ऊपर वाली चीज तो लागू होगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजों से क्या लेगा, परामर्श लेगा जो इसके लिए राष्ट्रपति आवश्यक समझता है। प्लस अन्य जजों की नियुक्ति में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, उसकी भी सलाह राष्ट्रपति लेगा। तो ये हुई संवैधानिक उपबंध किस प्रकार के हैं उसके बारे में बात। हाईकोर्ट की यदि हम बात करें तो नियुक्ति हमने देख ली कैसे की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उसमें क्या परामर्श लिया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करते समय, तो हाँ, परामर्श लिया जाएगा। किसका लिया जाएगा, जैसा सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा उसी तरह क्या लिया जाएगा, परामर्श लिया जाएगा। लेकिन यहां एक चीज एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है कि जिस राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है, चीफ जस्टिस की जिस हाईकोर्ट में नियुक्ति की जा रही है, उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह ली जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजों से तो परामर्श लेगा ही राष्ट्रपति,
जो जो जितना वो जरूरी समझे, जिन जजों से वो लेना जरूरी समझे, साथ ही साथ उस राज्य के राज्यपाल से भी क्या लेगा, परामर्श लेगा। अब हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, तो उनकी नियुक्ति जो की जाएगी उसके लिए राष्ट्रपति क्या लेगा, परामर्श लेगा। किससे, इनसे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जज जिन्हें राष्ट्रपति इसके लिए आवश्यक समझे वो, प्लस उस राज्य का राज्यपाल, और उसके अलावा क्या लेगा, उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, उससे भी राष्ट्रपति क्या लेगा, सलाह लेकर इनकी नियुक्ति, परामर्श लेकर इनकी नियुक्ति करेगा। ये तो बात हुई नियुक्ति की। अब हम बात करते हैं स्थानांतरण। तो जैसे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ही क्या है, एक ही है भारत में, तो उनके स्थानांतरण का प्रश्न ही नहीं उठता। बात करें हम हाई कोर्ट के जो जज हैं, तो उनका स्थानांतरण एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या करा जा सकता है, किया जा सकता है। वो भी किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो हाई कोर्ट के जजेस का जो स्थानांतरण या ट्रांसफर है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्या इसके लिए भी राष्ट्रपति को सलाह लेनी पड़ेगी, किसी की परामर्श लेना पड़ेगा किसी की, तो हाँ, परामर्श लेना पड़ेगा। परामर्श किसका लेना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या लेना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा। यानी राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में जजेस की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए की गई है। अब हम बात करते हैं नियुक्ति और स्थानांतरण के पश्चात इनके कार्यकाल के संदर्भ में, कि कितने कार्यकाल तक, कितनी इनकी पदावधि होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज नियुक्त होंगे, उस नियुक्ति से लेके कब तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो अपनी नियुक्ति से उनकी आयु जब तक 65 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक कार्य करेंगे। जबकि हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अपनी नियुक्ति से लेके जब तक उनकी उम्र 62 वर्ष तक नहीं हो जाती तब तक क्या करेंगे, कार्य करेंगे। जब संविधान लागू हुआ, अर्थात मूल संविधान में ये उम्र 62 वर्ष नहीं थी, कितनी वर्ष थी, 60 वर्ष थी। लेकिन 15वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ था, तब ये आयु 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 62 कर दी गई थी। अब प्रश्न उठता है कि यदि आयु से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, न्यायाधीश की आयु से संबंधित कोई बात सामने आती है, तो उसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी आयु संबंधी कोई प्रश्न का यदि निर्धारण करना होगा तो वो कौन करेगा, संसद करेगा। संसदीय विधि द्वारा एक व्यक्ति को प्राधिकृत कर दिया जाएगा। संसद एक्ट बना के किसी व्यक्ति को क्या करेगा, अधिकृत करेगा, और वो व्यक्ति क्या करेगा, इन जजेस की आयु का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। जबकि हाईकोर्ट के जजेस के संबंध में जो आयु का निर्धारण किया जाएगा वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए क्या लेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या लेगा, परामर्श लेगा और फिर अंतिम निर्णय करेगा। अब आपको बड़े गौर से पढ़ना है। देखिए यहां पे परामर्श और सलाह, सुझाव, इस प्रकार के ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको। तो यहां बार बार सलाह और सुझाव शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, परामर्श। तो आपको ध्यान रखना है, यहां परामर्श शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है नियुक्ति और स्थानांतरण के विषय में, ना कि सुझाव या सलाह का। तो ये बात हुई कार्यकाल की, कि कितना इनका कार्यकाल होता है। अब ये कार्यकाल की यदि समाप्ति हो जाए, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जज अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो गया, हाई कोर्ट का जज भी अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाता है, तो ये सेवानिवृत्त होने के पश्चात क्या कहीं और कार्य कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी संविधान में व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो भारत के किसी भी न्यायालय में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद या रिटायरमेंट के बाद वकालत नहीं कर सकता, कहीं भी ये वकालत नहीं कर सकता भारत के किसी भी कोर्ट में। जबकि हाई कोर्ट के जज के बारे में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट का जज रहा व्यक्ति है वो अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात या तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या किसी दूसरे हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट से वो सेवानिवृत्त हुआ है उस हाई कोर्ट के अलावा अन्य हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है।
इसके अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वो तो कहीं भी वकालत नहीं कर सकता, जबकि हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज दूसरे हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। अब हम बात करते हैं, ये तो लिखी हुई बातें हैं संविधान में। अब वास्तविक रूप से किस प्रकार की प्रणाली को अपनाया जाता है, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए। उसके बारे में यदि हम बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली इस संदर्भ में अपनाई गई है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति के लिए हालांकि भारत के संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में नियुक्ति जो की जाती है वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है। और ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है इसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया, अपितु माननीय न्यायालय ने ही, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही अपने निर्णयों द्वारा इस प्रणाली की व्यवस्था की है। तो देखते हैं किस प्रकार की यह प्रणाली है। देखिए, यदि हम हमारे संविधान की बात करें तो उसमें यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति करेगा नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वो परामर्श लेके करेगा। किससे परामर्श लेके करेगा? उन जजेस से परामर्श लेके करेगा जिसे इस सलाह के लिए, इस परामर्श के लिए वो आवश्यक समझे। तो कोई डिफाइन नहीं किया गया, कोई निश्चित नहीं किया गया कि किन जजेस की या किन न्यायाधीशों की उसे सलाह लेनी है। तो यानी कोई स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधान यहां हमें देखने को नहीं मिल रहा था। कब कुछ प्रकार के जो वाद न्यायालय के समक्ष आए थे उससे पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि किन किन जजेस या किन किन न्यायाधीशों से राष्ट्रपति सलाह लेगा या परामर्श लेगा। और इस स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं होने के कारण क्या गए, इस संबंध में कुछ मामले न्यायालय के समक्ष गए। कौन कौन से ये मामले थे? ये पहला ऐसा मामला गया प्रथम न्यायाधीशवाद 1982 के नाम से इसे जाना जाता है, या इसे एसपी गुप्ता वाद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इस प्रकार का केस न्यायालय के समक्ष आता है द्वितीय न्यायाधीशवाद के रूप में 1993 में। उसके बाद तृतीय न्यायाधीशवाद 1998 और उसके बाद NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम से एक संस्था इस संदर्भ में बनती है। तो इस प्रकार से कुछ न्यायालय वादों के द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि वर्तमान जो प्रणाली है उसके अनुसार अर्थात कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इन वादों में किस प्रकार के तो ये वाद थे, कोर्ट केसेस थे, और किस प्रकार के निर्णय अलग अलग वाद या केस में न्यायालय द्वारा दिए गए। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम न्यायाधीशवाद के बारे में। प्रथम न्यायाधीशवाद किसके बारे में था? प्रश्न क्या था न्यायालय के समक्ष? प्रश्न ये था कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसमें जब राष्ट्रपति द्वारा क्या लिया जाता है, परामर्श लिया जाता है, तो उस परामर्श को क्या समझा जाए, परामर्श शब्द का जो अर्थ है वो क्या लगाया जाए। ठीक है, तो परामर्श शब्द का अर्थ क्या लगाया जाए, इसमें न्यायालय ने ये व्याख्या दी प्रथम न्यायाधीशवाद में कि परामर्श का मतलब होगा वैचारिक आदान प्रदान। परामर्श का मतलब केवल कितना होगा? वैचारिक आदान प्रदान करेगा। कौन? राष्ट्रपति करेगा। किससे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजेस से क्या करेगा? वैचारिक आदान प्रदान करेगा। परामर्श का तात्पर्य ये स्पष्ट किया न्यायालय में। परामर्श का तात्पर्य क्या होगा? वैचारिक आदान प्रदान, यानी उनके विचार पूछेगा कि उनके विचार क्या हैं। कौन? राष्ट्रपति पूछेगा और उसके अनुसार नियुक्ति करेगा। और कहा गया कि यहां सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और अन्य जो जज हैं उन्होंने राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया है नियुक्ति के संदर्भ में उसको मानना न या न मानना राष्ट्रपति के लिए वैकल्पिक है। क्यों? क्योंकि परामर्श को यहां क्या बताया? केवल वैचारिक आदान प्रदान बताया। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा इन जजेस की जो नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श है उसको राष्ट्रपति माने या ना माने ऐसी कोई बाध्यता राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती। ये कब बताया गया? प्रथम न्यायाधीशवाद में स्पष्ट किया गया माननीय न्यायालय द्वारा। अब इसी संदर्भ में जो दूसरा जो वाद आता है वो था द्वितीय न्यायाधीशवाद। द्वितीय न्यायाधीश जो वाद है, ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट या वकीलों का एक प्रकार होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी और इस पिटीशन में भी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसमें परामर्श शब्द का जो प्रयोग किया गया है कि राष्ट्रपति परामर्श लेगा,
तो इस परामर्श शब्द का स्पष्ट न्यायालय का अर्थ न्यायालय को क्या करना था, व्याख्या करना था, स्पष्ट करना था। और यहां न्यायालय ने स्पष्ट किया, अपना निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि परामर्श का तात्पर्य केवल वैचारिक आदान प्रदान नहीं होगा, परामर्श का तात्पर्य होगा सहमति। अर्थात राष्ट्रपति परामर्श लेगा और इस परामर्श में जब सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो जज हैं वो राष्ट्रपति के साथ केवल वैचारिक आदान प्रदान नहीं करेंगे, अपितु अपनी सहमति बताएंगे कि हाँ, इस व्यक्ति को हम जज नियुक्त करने के लिए क्या है, सहमत है। तो परामर्श का तात्पर्य क्या होगा, सहमति होगा। ठीक है, और सहमति का तात्पर्य है कि उन्होंने सहमति दी है, केवल वैचारिक आदान प्रदान नहीं किया। तो ये मानना राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। तो राष्ट्रपति को अब क्या होगा, बाध्यता होगी राष्ट्रपति पर कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने क्या उसको सलाह दी है, परामर्श दिया है नियुक्ति के संदर्भ में, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, वो उसे मानना होगा। उसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्य होगा। और यहां से क्या होता है, कॉलेजियम प्रणाली का भी क्या होता है, जन्म होता है। क्योंकि इस निर्णय में एक और चीज यहां पर माननीय न्यायालय कहता है, और क्या कहता है कि राष्ट्रपति, भारत के संविधान में तो क्या लिखा था कि नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, उन जजेस से क्या लेगा, सलाह लेगा, परामर्श लेगा जिनसे वह जरूरी समझता है। लेकिन यहां यह स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो नियुक्ति की जाएगी और हाई कोर्ट जजेस की जो नियुक्ति की जाएगी उसके लिए राष्ट्रपति को कॉलेजियम से सलाह लेनी पड़ेगी। अब ये कॉलेजियम क्या होता है वो भी स्पष्ट किया गया कि कॉलेजियम का तात्पर्य है, कॉलेजियम का जो तात्पर्य है उसका अर्थ है, कॉलेजियम में कौन कौन शामिल होगा, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इससे पहले यह नहीं बताया गया था कि सलाह कौन से न्यायाधीशों से ली जाएगी, लेकिन द्वितीय न्यायाधीशवाद में यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति परामर्श किन जजेस से लेगा। पहले केवल कितना लिखा गया था कि राष्ट्रपति उन न्यायाधीशों से परामर्श लेगा जो इसके लिए जिनसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे। लेकिन यहां स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति किन जजेस से सलाह लेगा या परामर्श लेगा। तो क्या लिखा गया, सीधा सीधा कि मुख्य न्यायाधीश से, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, 2 सबसे सीनियर मोस्ट न्यायाधीश हैं, उनसे सलाह ली जाएगी। और साथ ही साथ एक और व्यवस्था की गई कि जो सबसे वरिष्ठ जज है, सबसे सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से इस वाद में कॉलेजियम प्रणाली का जो है वो जन्म होता है। तो आपसे पूछा जाए परीक्षा में प्रश्न कि कॉलेजियम प्रणाली का जो जन्म हुआ था वो कौन से वाद से हुआ था, तो वो द्वितीय न्यायाधीशवाद से हुआ था। उसके बाद आता है तृतीय न्यायाधीशवाद। तृतीय न्यायाधीशवाद में मामला गया था किसके समक्ष, न्यायालय के समक्ष। और अब न्यायालय के समक्ष मामला कैसे गया था कि राष्ट्रपति के पास में एक शक्ति होती है जिसके अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, और वो अनुच्छेद 143 में इस प्रकार के राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन किया गया है। और इसी शक्ति के तहत आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगी थी, सलाह मांगी। और सलाह क्या मांगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए। और इस मामले में सलाह दी गई थी किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। क्या सलाह दी गई, सलाह दी गई कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो नियुक्ति होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, कॉलेजियम प्रणाली से ही होनी चाहिए, जो कि द्वितीय न्यायाधीशवाद में बताई गई थी। और वो प्रणाली क्या थी, कॉलेजियम में कौन कौन शामिल होगा, द्वितीय न्यायाधीशवाद में जो कॉलेजियम बताया गया था उसमें शामिल कौन था, भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। लेकिन यहां कॉलेजियम में क्या बताया गया, कॉलेजियम किससे मिलकर बना होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। द्वितीय न्यायाधीश केस में क्या बताया था, कॉलेजियम में कौन होगा, सीजेआई प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। और यहां कितने बता दिए, सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। हाईकोर्ट का जो कॉलेजियम यानी हाईकोर्ट के जो जजेज हैं उनकी जो नियुक्ति होगी या उनका जो स्थानांतरण होगा वो भी एक कॉलेजियम की सिफारिश से होगा। और उस कॉलेजियम में कौन कौन होगा, उस कॉलेजियम में होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और साथ में साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज। तो ये अलग अलग कॉलेजियम की व्यवस्था तृतीय न्यायाधीशवाद में सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति के लिए की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट जज की जो नियुक्ति होगी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का परामर्श आवश्यक होगा,
और हाई कोर्ट जो जज है उसकी नियुक्ति और उसके स्थानांतरण के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कॉलेजियम का परामर्श लेना क्या होगा, आवश्यक होगा राष्ट्रपति के लिए। अब एक और व्यवस्था यहां दी गई। पहले क्या कहा गया था, द्वितीय न्यायाधीशवाद में यह कहा गया था कि कॉलेजियम जो परामर्श राष्ट्रपति को दे देगा वो परामर्श राष्ट्रपति को मानना आवश्यक होगा। लेकिन तृतीय न्यायाधीशवाद में यह कह दिया गया कि कॉलेजियम जो परामर्श देगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति एक बार कॉलेजियम से उसके लिए पुनर्विचार के लिए कह सकता है। किसके लिए कह सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन पुनर्विचार के पश्चात जो परामर्श कॉलेजियम द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है वो अब राष्ट्रपति को मानना क्या होगा, आवश्यक होगा। तो ये सब कहा गया किसमें, तृतीय न्यायाधीशवाद में। तृतीय न्यायाधीशवाद के बाद में जो जजेस की नियुक्ति प्रणाली है उसको चेंज करने की वापस से क्या की गई थी, कोशिश की गई। किसके द्वारा की गई, संसद द्वारा की गई। और संसद द्वारा क्या बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया और उस कमीशन का नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और यह कमीशन बनाया गया 2014 में। संसद ने एक विधि या एक कानून बनाकर इस NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया और कहा कि अब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति होगी वो इस कमीशन के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, इस कमीशन के द्वारा की जाएगी। और इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया और वो संविधान संशोधन कौन सा था, 99वां संविधान संशोधन। और इस 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया। इससे पहले मैंने आपको बताया कि NJAC का गठन संसदीय विधि के तहत हुआ था, तो संसदीय विधि के तहत नहीं, इसका गठन जो हुआ था वो 99वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ठीक है, तो विधि के द्वारा नहीं, 99वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण जो किया जाएगा वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा किया जाएगा। और ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कॉलेजियम प्रणाली का स्थान ले लेगा। अब तक जो कॉलेजियम प्रणाली चली आ रही थी उसकी जगह अब ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या होगा, नियुक्तियां करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की। ठीक है, और इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में कौन कौन शामिल होगा ये भी बता दिया गया और कहा गया कि इसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज शामिल होंगे। साथ ही साथ अब यहां पेच काट का कि इसमें विधि मंत्री भी शामिल होगा और 2 अन्य ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति हैं वो भी शामिल होंगे। यानी अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो पहले नियुक्ति की प्रक्रिया में कार्यपालिका का किसी प्रकार का क्या नहीं था, दखल नहीं था। कार्यपालिका का दखल नहीं था, वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर थी, न्यायपालिका द्वारा जो सलाह दी जाती थी, न्यायपालिका मतलब कॉलेजियम द्वारा जो सलाह दी जाती थी उसी पे निर्भर थी। और यहां अब 2015 में उच्चतम न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों घोषित कर दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, न्यायालय का क्या कहना था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन द्वारा किसकी व्यवस्था बदली गई है, न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट की व्यवस्था बदली गई है। और ये सीधा सीधा प्रहार किस पे है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभाव है। साथ ही साथ भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका की पृथक्करण की बात कही गई है, दोनों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की बात कही गई है। उसका भी क्या करता है, ये विरोधाभास है उसका भी। इस प्रकार से कुल मिला के ये भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता शामिल है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। इसीलिए न्यायालय ने इसको क्या कर दिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर और मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार क्या कर दिया, इसे निरस्त कर दिया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो 99वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था उसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और वापस से जो कॉलेजियम प्रणाली है उसी को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो ये विभिन्न प्रकार के वाद या केस, कोर्ट केसेस न्यायालय के समक्ष आते हैं और अलग अलग मामलों में किस किस प्रकार से न्यायालय नियुक्ति के संबंध में अपने निर्णय देता है, उन सभी को हमने देखा। अब हम पहुंचते हैं वर्तमान पे। अब वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में किस प्रकार की प्रणाली है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति और स्थानांतरण की क्या प्रणाली है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो जैसा हमने देखा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब बना था
उस संविधान संशोधन को निरस्त करके सुप्रीम कोर्ट ने वापस से कॉलेजियम प्रणाली लागू कर दी थी। तो आज की डेट में कॉलेजियम प्रणाली से क्या करी जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये कॉलेजियम प्रणाली का वर्णन जो है वो संविधान में कहीं नहीं किया गया है। विभिन्न जो कोर्ट केसेस है, न्यायालय वाद है, उनके द्वारा इस प्रणाली का जन्म हुआ है। न्यायालय के निर्णयों के द्वारा कौन कौन से वाद थे वो हम देख चुके हैं, उनके निर्णयों के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। वर्तमान प्रणाली हम देखें तो उसमें सबसे पहले हम बात करें, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, उसकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके परामर्श से, कॉलेजियम के परामर्श से की जाती है। कॉलेजियम में कौन होता है, एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं, उनकी सलाह पर यह नियुक्ति क्या करी जाती है। और साथ ही साथ एक और व्यवस्था यहां पर है, हालांकि संविधान में यह व्यवस्था नहीं लिखी हुई। क्या व्यवस्था है कि पहले वाला जो सीजीआई है, पहले जो सेवानिवृत्त होने वाला है, वो मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी यानी आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम का सुझाव देता है। तो ये व्यवस्था वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार की जाती है उसके लिए है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश, अन्य जो जजेस हैं, उनकी नियुक्ति की प्रणाली की यदि हम बात करें तो वो क्या है वर्तमान में, कि उस नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से, कॉलेजियम की सलाह से। कॉलेजियम में कौन कौन शामिल होगा, एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो शामिल होंगे। इनके परामर्श से नियुक्ति की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य जजेस हैं, अन्य न्यायाधीश हैं उनकी। हाईकोर्ट की यदि हम बात करें तो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है या मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली की यदि हम बात करें तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके परामर्श से की जाएगी, एक तो सीजीआई का परामर्श, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश किसके, सुप्रीम कोर्ट के, उनका परामर्श। साथ ही साथ संबंधित जो हाईकोर्ट है, संबंधित जो राज्य है जिसका हाईकोर्ट है, उसके राज्यपाल की भी क्या ली जाएगी, परामर्श ली जाएगी। और एक परंपरा रही है, ये केवल एक परंपरा है, कहीं लिखा नहीं गया है, और ये परंपरा क्या है कि जो चीफ जस्टिस होगा किसी राज्य के हाईकोर्ट का, मुख्य न्यायाधीश होगा, ऐसी परंपरा रही है कि वो राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। और इस परंपरा के पीछे आपको पता है कि राज्य से बाहर का व्यक्ति तटस्थ रूप में कार्य कर सकता है। इसीलिए परंपरा रही है कि जो चीफ जस्टिस रहता है वह प्राय राज्य से बाहर का जो व्यक्ति होता है उसी को चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं हाईकोर्ट के जो अन्य जजेस हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। अन्य जो न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के, उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके परामर्श से की जाती है, एक तो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसका परामर्श लिया जाएगा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श, साथ ही साथ हाईकोर्ट के जो 2 वरिष्ठतम जज हैं उनका परामर्श लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह ली जाएगी। तो हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति में न केवल सुप्रीम कोर्ट अपितु हाईकोर्ट के 2 वरिष्ठतम जजेस की सलाह भी क्या करी जाती है, ली जाती है, और साथ ही साथ राज्यपाल की सलाह भी ली जाती है। तो ये है हाईकोर्ट में जो अन्य जजेस हैं उनकी नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली। अब बात करते हैं एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में यदि जज का स्थानांतरण करना हो तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा, सबसे पहले तो किया जाएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके परामर्श से किया जाएगा, परामर्श लिया जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं उनका परामर्श लिया जाएगा, और जिस हाईकोर्ट से उसको क्या किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है, और जिस हाईकोर्ट में किया जा रहा है, यानी एक तो वो हाईकोर्ट जहां से उसको क्या किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है, और एक वो हाईकोर्ट जहां पर उसको स्थानांतरित किया जा रहा है, उन दोनों हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी सलाह ली जाएगी। किसके लिए, स्थानांतरण यदि हाईकोर्ट के जज का करना होगा उसके लिए। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति और उनके स्थानांतरण की वर्तमान प्रणाली, जिसका जन्म विभिन्न जो कोर्ट केसेस हैं, न्यायालय वाद हैं, उनके पश्चात हुआ है। लेकिन वर्तमान में जो प्रणाली है वो ये प्रकार की जो प्रणाली है वो प्रचलित है। अब हम बात करते हैं कॉलेजियम प्रणाली की कुछ कमियों की, जो कि वर्तमान में क्या है, प्रचलित है। हमारे यहाँ वर्तमान में प्रचलित प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी है, कॉलेजियम प्रणाली।
तो पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न कि कॉलेजियम प्रणाली की जो कमियां हैं वो क्या है। तो कॉलेजियम प्रणाली में कमियों की यदि हम देखें तो यहां हम देखेंगे कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है कि जजेस की नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन परामर्श किसका लिया जाएगा, परामर्श लिया जाएगा कॉलेजियम का। और यह कॉलेजियम पूर्णतः किससे मिलकर बना होता है, न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है। और एक और व्यवस्था की गई है कि कॉलेजियम की जो सलाह है या परामर्श है उस पर पुनर्विचार के लिए तो राष्ट्रपति कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति को इसे मानना बाध्य है। तो इस प्रकार से एक एकाधिकार दिखता है न्यायपालिका की, न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों का एकाधिकार यहां प्रतीत होता है। इसी के साथ राष्ट्रपति को कॉलेजियम की सलाह कितनी अवधि में माननी होगी, इस प्रकार का कोई प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। यह तो कहा गया है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, किसकी परामर्श से करेगा, कॉलेजियम की प्रणाली, कॉलेजियम जो है उसकी सलाह पर करेगा। अब मान लो कॉलेजियम ने कोई परामर्श किया, अब राष्ट्रपति उस परामर्श को लेकर बैठ गया, ना तो वापस भेजा उसे, ठीक है, ना तो पुनर्विचार के लिए भेजा, और ना ही उस सलाह के अनुसार, परामर्श के अनुसार नियुक्ति की। तो उससे क्या होगा, पेंडेंसी रहेगी। तो जजेस की जो नियुक्ति है उस प्रक्रिया में देरी पे देरी होती रहती है। और कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास कॉलेजियम तो सिफारिश भेज देता है, लेकिन उस सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। तो जजेस की नियुक्ति में देरी भी इस कारण हमें देखने को मिलती है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है उसमें टकराव की स्थिति हमें यहाँ देखने को मिलती है, और जजेस की नियुक्ति जो है उसमें अनावश्यक प्रकार की देरी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो सांसद या संसद हैं उनका किसी प्रकार का रोल न्यायाधीशों की नियुक्ति में नहीं है, जबकि संसद जो होती है वो एक जनप्रतिनिधि की संस्था होती है, यानी जनप्रतिनिधित्व संसद के द्वारा होता है। तो जनप्रतिनिधित्व की इच्छा भी न्यायपालिका की नियुक्ति में दिखनी चाहिए। इस सिद्धांत के भी ये क्या है, विरुद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है लोगों की इच्छा। और लोगों की इच्छा किस रूप में व्यक्त होती है, मताधिकार के रूप में। और मताधिकार से किसको चुना जाता है, सांसदों का। तो सांसदों का या कार्यपालिका का किसी प्रकार का नियंत्रण होना यहां हमें ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध जा सकता है। इस प्रकार के तर्क कॉलेजियम प्रणाली की कमियों के लिए दिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसा हमने बताया कि कॉलेजियम प्रणाली का जो जन्म होता है वो विभिन्न न्यायालय वादों के माध्यम से होता है। और जो द्वितीय न्यायाधीश वाद है उसमें कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कि जजेस की जो नियुक्ति होगी उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज या वरिष्ठतम जज को बनाया जाएगा। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि 1950 से लेकर 73 तक यदि हम देखें तो 1950 से लेकर 73 तक जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम जज होता था उसे ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता रहा। तो किसी प्रकार की जो वाद है वो न्यायालय के समक्ष नहीं आया, और जो व्यवस्था है वो स्मूथली चलती रही। सबसे वरिष्ठतम जो जज था, हालांकि संविधान में ऐसा नहीं कहा गया था, परंतु उसे ही क्या बना दिया जाता था, मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता था। लेकिन 1973 में इस परंपरा को क्या किया गया, तोड़ दिया गया। और क्या किया गया, 3 वरिष्ठतम जजों के बावजूद जो चौथे नंबर के जज थे, 3 वरिष्ठ जजों को छोड़कर चौथे नंबर के जो जज थे जिनका नाम था एएन रॉय, इन एएन रॉय को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ऊपर के 3 वरिष्ठ जजों को छोड़कर भी क्या बना दिया गया, वरिष्ठ न्यायाधीश बनाया गया। इसी प्रकार 1977 में इमरजेंसी के तुरंत पश्चात, ठीक है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के तुरंत पश्चात क्या किया, एमवी बेग को भारत का क्या बना दिया, मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जबकि उनसे सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। तो इस प्रकार से 2 ऐसे मौके आए जब वरिष्ठतम जज को क्या नहीं बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। और इसी के पश्चात न्यायालय के समक्ष वाद आए, और न्यायालय ने ये अपने निर्णयों के अंतर स्पष्ट कह दिया कि भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो कौन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वही होगा। तो ये 2 मौके भारत के इतिहास में ऐसे आते हैं जब सीनियर मोस्ट को नहीं बनाया गया, उसके पश्चात वापस से सीनियर मोस्ट जो जज होता है उसी को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गठन, स्थापना, उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनकी पदावधि कितनी होगी, और साथ ही साथ पदावधि के पश्चात वो कहाँ कार्य कर सकते हैं,
और उनका स्थानांतरण, हाईकोर्ट के जजेस का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जा सकता है, कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है, कॉलेजियम प्रणाली पे विवाद हुए, उन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा की। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आशा है इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में आपकी जो समझ है वो इस क्लास के पश्चात अधिक बेहतर हुई होगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।